नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। पिछले 5 सालों से यूपीएससी हिंदी कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम लेकर के आता है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो उसी में से एक प्रोग्राम ये भी है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि मेंटरशिप प्रोग्राम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है यूपीएससी हिंदी के साइड से, उसी तरीके से ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोशिश की गई है कि आपको बार बार बुक पढ़ने से बढ़िया है कि एक बारी में ही कंठस्थ कराने का प्रयास है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये बात कर लेते हैं कि कोर्स कंटेंट क्या है। तो इसमें 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि बेस्ड होंगे आपके फुल कवरेज ऑफ आई दृष्टि पर। ठीक है, तो आई दृष्टि पर बेस्ड 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसका की एक्सप्लेनेशन भी यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद किसके लिए जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि भाई पढ़ें तो क्यों पढ़ें, क्या मेरे लिए जरूरी है या नहीं। तो जरूरी तो है ये यूपीपीसीएस, यूपीएससी और अदर स्टेट सर्विसेज। अगर आप बिहार का भरते हो, बीपीएससी या झारखंड का भरे हो, तो भी इसमें जो न्यूज़ होंगी वो कवरेज रहेगा। जैसे यूके पीसीएस का एक एग्जाम होने वाला है लोक सेवा आयोग का, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो भी परेशान होते हैं, आए दिन कमेंट करते रहते हैं, तो ये बाइलिंगुअल मोड में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन केवल हिंदी में होगा, लेकिन उसको भी इंग्लिश में बताने की कोशिश की जाएगी। उसके साथ क्या होगा कि कम से कम हफ्ते में 5 दिन आपको ये क्लासेस मिलेंगी। 7 दिन भी मिल सकती हैं, लेकिन कम से कम जो है 5 दिन की कोशिश की जा रही है। इसका एक डिटेल्ड डिस्कशन होगा और आपको बताया गया कि आई दृष्टि का कवरेज तो होगा ही होगा, उसके साथ कुछ करंट इश्यूज जो नए आए हुए हैं उनको भी कवर करने का प्रयास यहां पर रहेगा। सबसे जरूरी बात जिसके लिए सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि क्या ये पीडीएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ आपको मिलेगा। कहां मिलेगा, तो यूपीएससी हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन प्रश्न आता है कब मिलेगा, तो वो तब मिलेगा जब 100 क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाएगा। तो पर 100 क्वेश्चंस पर एक 100 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी तरीके से वो पीडीएफ टोटल 5 बार प्रोवाइड किया जाएगा। 500 क्वेश्चन है तो हर 100 क्वेश्चन पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी मन में क्वेरी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिए, आपकी क्वेरी का समाधान किया जाएगा। ठीक है, अगर कुछ और जानकारी चाहते हैं तो जो यूपीएससी हिंदी का दिया गया नंबर है इस पर आप कांटेक्ट करके बाकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूं कि फॉन्ट बिल्कुल करेक्ट होगा और आपको दिखाई दे रही होंगी चीजें। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहां पर है कि सही मिलान करना है। देखिए इसमें दो चीज है, एक एप्टीट्यूड भी विकसित होगा कि किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करेंगे। कठिन क्वेश्चन को देखकर डरेंगे नहीं और पहले हिट करने का प्रयास करेंगे, जो भी चीजें आती रहेंगी उसको। तो सही का मिलान करना है, पहला तो ये करेक्ट हो गया। इसमें राज्य दिया हुआ है और मुख्यमंत्री दिया हुआ है, मींस देयर इज स्टेट गिवन एंड चीफ ऑफ मिनिस्टर्स यहां पर दिए हुए हैं। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान और तेलंगाना। तो दोनों तीनों जगह जो है अभी चुनाव हुआ, उसके साथ साथ आपका चुनाव मिजोरम में भी हुआ, वो चीजें भी आपको कवर की जाएंगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी हुआ। तो देखिए मध्य प्रदेश में ना यादव जी आए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव नामक व्यक्ति आए हैं। राजस्थान में लोग भजन करते हैं तो भजन लाल शर्मा आए हैं। अब एक ही जगह बचती है तेलंगाना की, तो उसके अनुमूला रेवंत रेड्डी है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन देखें तो 1 का बी है और ऑप्शन में हम लोग के डायरेक्टली बी जो है करेक्ट ऑप्शन टिक हो जाता है। आइए देखते हैं अतिरिक्त बातें। जैसे देखिए भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं, जहां पर राजस्थान की जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी है, 230। याद रखेंगे राजस्थान की विधानसभा सीटें कितनी है, तो 200। तो यहां पर ध्यान देना है 200 ही सीट है, ये 230 नहीं है। ठीक है, 200 है और ये 230 है। एमपी में कितनी विधानसभा सीट है, तो 230 सीट है। ओके, और मोहन यादव कहां के बने हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। अन्य राज्यों में भी चुनाव हुआ, जैसे मिजोरम में हुआ तो वहां पर लाल दुहोमा जो है नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। यहां पर विधानसभा की सीटें हैं 40। छत्तीसगढ़ में हुआ तो विष्णु देव साई नए मुख्यमंत्री बने हैं, जहां पर सीटों की संख्या है टोटल 90। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई। अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जैसे जो मिजोरम का चुनाव हुआ जहां पर लाल दुहोमा नए मुख्यमंत्री बने, तो उनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और है कि 1988 में जब एंटी डिफेक्शन लॉ आया, ठीक है, मतलब दल बदल विरोधी कानून, तो सबसे पहले उस दल बदल कानून के दायरे में आकर के अयोग्य घोषित होने वाले व्यक्ति भी लाल दोहमा ही थे। ठीक है, एक बात मिजोरम के बारे में और बताना चाहता हूं कि वहां पर लालरिन पुई बनी है। लालरिन पुई ये मिजोरम की है, जो कि पहली कैबिनेट मंत्री बनी है, कैबिनेट मंत्री।
तो ये भी एक न्यूज़ अच्छी है। उसके साथ साथ अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो विधानसभा अध्यक्ष का नाम भी नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में, मैं यहां फिर से साफ साफ लिखता हूं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष यानी कि कौन है, तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम लोग देखना चाहें नेक्स्ट हमारे राजस्थान में, तो यहां पर है वासुदेव देवनानी। ठीक है। तो ये चीजें भी याद रखेंगे, ये चीजें भी जो है पूछता रहता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही सिलक्यारा टनल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सिलक्यारा टनल अभी आपको पता है कि काफी न्यूज में थी। वही चीज यहां इंग्लिश में भी लिखी हुई है कि रिसेंटली द सिलक्यारा टनल वाज इन द न्यूज, दिस टनल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इतनी ज्यादा न्यूज में थी, लगभग सभी लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड में स्थित है। अब सिलक्यारा टनल के बारे में एक विस्तृत चर्चा कर लेते हैं कि सिलक्यारा टनल क्या है। सिलक्यारा टनल का पूरा नाम है सिलक्यारा बारकोट टनल। मैं यहां पर चीजें लिखता भी जा रहा हूं। सिलक्यारा बारकोट टनल ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी अर्थात एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो कि चार धाम बहुमौसम रोड प्रोजेक्ट है। मींस चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है, तो चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका हिस्सा है ये। इसमें बेसिकली हुआ क्या कि जहां से टनल स्टार्ट होती है, सपोज करो कि टनल यहां से स्टार्ट हो रही है, तो ये अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो इससे 200 से 300 मीटर अंदर कुछ इस पोजीशन पे क्या हुआ, सीपिंग ऑफ वाटर हो गया। मतलब कि पहले तो यहां पर लूज पैच था रॉक का, जो पत्थर होते हैं उसका एक ढुलमुल सा संरचना थी, मतलब लूज पैच था, वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, जहां से पानी चूने के नाते। पानी कैसे आया, तो ऊपर जो है आपका पता है कि बर्फ जमी होती है, तो वो धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट होती है, और जब नीचे आती है तो पानी जो है यहाँ से उसको रास्ता मिला, यहाँ से चुई। ये रीज़न बताया जा रहा है। एग्जैक्ट रीज़न जो है वो बाकी उसमें जो भी खोजबीन होगी तो उसमें पता चलेगा, लेकिन अभी प्राथमिक कारण यही है कि यहाँ से सीपेज ऑफ वाटर हुआ, जिसके कारण ये चीज़ें जो है गिर गई और टनल क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, जिसमें 40 मजदूर जो है फंस गए। तो कौन कौन सा टेक्निक यूज किया गया इनको बचाने के लिए, 17 दिन तक एक्चुअली कड़ी मशक्कत चली। ठीक है, और इनको फिर बचाया गया। तो दो मेथड है जो इसमें यूज किए गए। पहला है डीबीएम, जिसको बोलते हैं ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड, ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड। ठीक, और दूसरा मेथड है आपका टीबीएम, जो कि टनल बोरिंग मशीन। ठीक है, अच्छा, ये जो मेथड्स हैं इसी से टनल बनाने का भी काम किया जाता है, ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड से और टनल बोरिंग मेथड से। दोनों के बारे में एक बात और बता देता हूं कि जब भी आपकी छोटे काम करने होते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई पहाड़ है, ठीक है, जिसकी हाइट आपका 400 मीटर तक है, उसमें आपका टीबीएम यूज किया जाता है। यानी कि टीबीएम बेसिकली एक तो कॉस्टली प्रोसेस होता है, इसका जो भी इक्विपमेंट होता है वो बाहर से बोरो करके मंगाते हैं, तो काफ़ी महंगा होता है। जैसे मेट्रो, रेल मेट्रो हो गई, या अंडरग्राउंड बोरिंग करना है तो वहाँ पर टीबीएम यूज़ किया जाता है। बड़ी बड़ी काम के लिए आपका ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड यूज़ करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि पत्थरों के बीच में ड्रिल करते हैं और उसमें फिर जो भी डिटोनेटर्स हैं वो रख करके ब्लास्ट कराते हैं। ठीक है, बम रख करके ब्लास्ट कराते हैं। आगे बात कर रहा है कि उत्तराखंड पर स्थित है और 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। 40 मजदूर फंसे थे, ये सब चीजें पूछेगी नहीं, 17 दिन बाद निकाले। ठीक है, सुरंग का उद्देश्य है गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की 26 किलोमीटर की दूरी को घटा करके 4.1 किलोमीटर कर देगा। तो ये दूसरा प्रश्न था। तीसरे प्रश्न पर आते हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, काल्पी हैंडमेड पेपर यानी कि हस्त निर्मित कागज, जलेसर मेटल क्राफ्ट, और नेक्स्ट है सी बकथॉन। तो यहां पर जलेसर धातु शिल्प और सी बकथॉन, ये 3 ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं। तो आपको बता देना चाहता हूं कि सी बकथॉन जो है वो यहां का नहीं है, वो कहां का है, लेह का है। ठीक है, बाकी जो है वो यहीं का है।
लेह लद्दाख में इसके अलावा क्या क्या है, तो एक तो एप्रीकोट को मिला था, एप्रीकॉट, एप्रीकॉट एक फल होता है, ठीक है, ड्राई फ्रूट होता है, उसको मिला था। एक पश्मीना को मिला था, और उसके अलावा लद्दाखी सी वुड क्राफ्टिंग को मिला था, वुड क्राफ्टिंग, ठीक ना, यानी कि लकड़ी की नक्काशी। दोनों एक है, 1 2 3, ये लद्दाख में 3 को मिल चुका है। और सी बकथॉर्न जो मिला था वो चौथा मिला था। सी बकथॉर्न छोटे छोटे बेरीज होते हैं, जैसे ऐसे पेड़ में लगे हुए छोटे छोटे से बेरीज होते हैं, फल होते हैं, ठीक है, सी बकथॉर्न। अब काल्पी पेपर और जलेसर मेटल आर्ट, ये दोनों तो उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा सी 1 और 2। देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। तो उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि लद्दाख का जीआई टैग है, जो मैंने आपको बता दिया। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है जीआई का, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेतक। ओके, फिर कहता है कि उत्तर प्रदेश में जीआई टैग जो है उसमें हस्तशिल्प श्रेणी में जलेसर धातु हस्तशिल्प आता है, ठीक है, और अमरोहा का ढोलक, महोबा का गौर पत्थर शिल्प, बागपत का होम फर्निशिंग, बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट, काल्पी का हस्त निर्मित कागज, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं, मणिपुरी तारकशी, ठीक है, तो ये मणिपुरी नहीं है, ये मैनपुरी है, उत्तर प्रदेश का होगा तो मैनपुरी होगा। मैनपुरी तारकशी मतलब तार जो होता है सिल्वर और गोल्ड का, उसको लकड़ी के बीच में ऐसे फंसा फंसा के जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर संभल का हॉर्न क्राफ्ट यानी कि सींग से बना हुआ उत्पाद है, और भी बहुत सारे हैं। अभी अभी हाल ही में किसको किसको मिला है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो हाल ही में मिला है एक तो तिरंगा बर्फी को, तिरंगा बर्फी, ठीक है, ट्राई कलर बर्फी है, ये बनारस की है, ठीक है। फिर है आपका मेटल क्राफ्टिंग यानी कि धातु शिल्प को, इसके अलावा बनारस से ही आपका वहां की ठंडई को मिला है, वहां के लाल पेड़ा को मिला है, सहनाई को मिला है, तबला को मिला है, भरा मिर्चा को मिला है, जिसको भरवा मिर्चा बोलते हैं आप लोग, रेड चिली जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर जो है आपका मेटल क्राफ्टिंग मैंने बता दिया है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी की बात की जाए, इसको नोट करिएगा, लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो यहां पर थारू कढ़ाई, ठीक है, थारू एम्ब्रॉयडरी जिसको बोलते हैं, तो थारू कढ़ाई को मिला है। और बरेली में गन्ना और बांस शिल्प को मिला है, बरेली में गन्ना एवं बांस शिल्प, इस सबको जीआई टैग जो है दिया गया है, ठीक है। पिलखुआ हापुड़ की एक है हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, पिलखुआ हापुड़। जो भी लोग गाजियाबाद साइड के होंगे उन्हें पता होगा, पिलखुआ वहां पड़ता है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो जियोग्राफिकल टैग होता है उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि जियोग्राफिकल टैग जो है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन के अंतर्गत आता है, जो कि 1999 में आया था, ठीक है। तो जीआई टैग किसके अंडर में काम करता है, तो गुड्स एंड प्रोटेक्शन रजिस्ट्रेशन 1999 के अंडर में ये दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, जो यूपी पीसीएस में पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम है, कि उत्तर प्रदेश जो है जीआई टैग के मामले में 75 जीआई टैग्स के साथ सबसे पहले नंबर पर चल रहा है, और इसको फॉलो कर रहा है आपका तमिलनाडु 58 जीआई टैग्स के साथ, जो आज की करेंटली न्यूज़ है, ठीक है ना। तो ये जानिएगा कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स किसके पास है, तो उत्तर प्रदेश के पास है, उसके बाद किसके पास है, तो तमिलनाडु के पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रही है, ठीक है। और इस तरह के और इनिशिएटिव लाने के लिए सुझाव भी दे सकते हैं।
हाल ही में संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है, जिसमें किस अनुच्छेद के तहत सूर्यास्त प्रावधान है। मींस नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिसेंटली पास्ड बाय पार्लियामेंट प्रोवाइडेड 33% रिजर्वेशन टू वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज हैव सनसेट प्रोविजन अंडर विच आर्टिकल। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि देखिए, इसमें सबसे पहले तो आंसर बता देता हूं कि आर्टिकल 334 जो नया आया है वो आपका, हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि आर्टिकल 334A जो है ये नारी शक्ति वंदन अभियान और इससे जो 33% रिजर्वेशन है, 33% महिलाओं का आरक्षण है विधानसभाओं में और संसद में, उससे रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन इसमें एक कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों एग्जामिनेशन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे स्टेट पीएससी दे रहे हो या फिर यूपीएससी। पहले तो जानना है, पहली चीज जो हम इसमें बता रहे हैं वो है कि 128वां बिल था। ये कौन सा बिल था? 128वां बिल था, ऑर्डिनेंस था। ठीक है, फिर दूसरी बात जानते हैं कि 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि जैसे अभी तक 105 हो रखे थे टोटल अमेंडमेंट, अब ये एक्ट बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है, तो 106वां है ये। ठीक है, अब कुछ बातें और जानते हैं। जैसे इसमें कह क्या रहा है कि ये सनसेट प्रोविजन क्या है? सनसेट प्रोविजन ये कहता है, सूर्यास्त प्रावधान, कि ये धीरे धीरे खुद ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और लागू कब होगा? तो लागू तब होगा जब ये रिजर्वेशन तब लागू होगा जबकि आपका डिलिमिटेशन जो है वो हो जाए और सेंसस फिर से कंडक्ट हो जाए। ठीक है, तब ये प्रावधान लागू होगा, अर्थात परिसीमन होने के बाद और जनगणना होने के बाद ही ये 334A जो है पूरी तरह से लागू होगा। 330A क्या कहता है? 330A कहता है कि रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ वुमेन को 330A दिखाता है, और 332A क्या दिखाता है? जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि विधानसभा है, राज्य विधानसभाएं हैं, उसमें महिला का आरक्षण दिखाता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मैंने आपको यहां पर बता दिया। 377 जो है ये आपका अटॉर्नी जनरल के बारे में कहता है। ठीक है, कि सॉरी, अटॉर्नी जनरल ने ऑडिटर जनरल के बारे में कहता है, कैग के बारे में, कि भारत का संविधान लागू होने से पहले, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इस तरह के पद पर आसीन है तो उसको वो सारी चीज़ें दी जाएंगी जो वर्तमान में दी जाती हैं। ठीक है, या देनी चाहिए। तो आर्टिकल 377 वो है। इसको सेक्शन 377 से समलैंगिकता से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 377 अलग चीज़ है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और वर्तमान में महिलाओं की क्या स्थिति है। पहले एक बारी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है, कि एक करेक्ट है। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण, 33% रिजर्वेशन प्रदान करता है, जिसके तहत 3 नए अनुच्छेद शामिल किए गए। अनुच्छेद 330A और 332A लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान करता है क्रमशः, और अनुच्छेद 334A में सूर्यास्त प्रावधान शामिल है, यानी कि 15 साल बाद आरक्षण धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जो मैंने आपको अभी बताया। चलिए, अभी प्रेजेंट की बात की जाए तो जो लोकसभा है, इसको मैं LS लिख रहा हूं। ठीक है, पहली बार मैं लोकसभा लिख दूंगा, आगे से मैं हमेशा LS लिखूंगा। तो लोकसभा में जो है अभी हम लोग के पास टोटल 82 महिलाएं हैं। ठीक है, जो कि कुल लोकसभा के 15.3% को कवर करती हैं। हमारा टारगेट है कि 1/3 यानी कि 33.33% महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि अगर राज्यसभा की बात की जाए, जिसको हम लोग RS लिखते हैं, तो यहां पर टोटल महिलाओं की संख्या है 31, जो कि मात्र 13% आरक्षण कवर करती हैं, और हमारा टारगेट कितना है इसमें भी? 33.33%। अगर टोटल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाए, यानी कि राज्य विधान सभाओं की बात की जाए, तो वहां पर केवल 9% का टोटल सारे स्टेट्स को मिला करके महिलाओं की आरक्षित संख्या है। तो इसको बढ़ाना हमारा उद्देश्य था, मतलब भारत सरकार का उद्देश्य था कि कम से कम 1/3 ऑफ टोटल सीट इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी कि भारत के लोकसभा में और राज्य विधानमंडलों में, विधानसभाओं में 1/3 सीट जो है महिलाओं की होनी चाहिए। अनेक बार इसके प्रयास किए गए, 1996 से ही प्रयास चल रहा है। कुछ कमेटी बनी, जैसे मार्गरेट अल्वा कमेटी, ठीक है, 87 में बनी, 1987 में बनी। फिर गीता मुखर्जी कमेटी, ये आपका 1996 में बनी। और कमीशन
ऑन स्टेट ऑफ विमेन, ये 2013 में बनी। तो कुछ कमेटियां आती रही हैं कि चीज़ों को बढ़ा दिया जाए। और आपको पता चल चुका होगा कि सूर्यास्त अधिनियम क्या है, वो रिजर्वेशन 15 साल में धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दहेज निषेध अधिनियम, यहां पर 4 अधिनियम दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं फिर से देख लेते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, कोड ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1923, ठीक है, और डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961। तो इसमें से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो 1923 नहीं है, और इसको अभी अभी चूंकि अमेंड किया गया है इसलिए ये न्यूज में भी काफी ज्यादा है। बाकी आपका सीआरपीसी, जिसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं, वो आपका 1973 में ही था। ठीक है, आईपीसी जिसको कहते हैं इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता, वो 1860 का था। फिर आता है इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये यहां पर गलत ऑप्शन है। और डॉरी प्रोविजन एक्ट यानी कि दहेज प्रथा निषेध अधिनियम, ये आपका 1961 है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि केंद्र सरकार ने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन के लिए 3 नए विधेयक पेश किए थे, जिसमें न्याय संहिता विधेयक, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 1860 की जगह ले लेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम संहिता विधेयक जो आपराधिक प्रक्रिया यानी कि सीआरपीसी 1973 की जगह ले लेगा, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले लेगा। तो आपको यही बताना है 1872 ही है, 1923 नहीं होगा, क्या होगा 1872। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को किस आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के बाद वहां संघर्ष भड़क गया या हिंसा भड़क गई। तो कह रहा है रिसेंटली वायलेंस इरप्टेड इन मणिपुर बिकॉज ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू ग्रांट शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, ठीक है, एसटी का स्टेटस देने के कारण विच ट्राइबल कम्युनिटी। तो इसके लिए आपको इतिहास जानना जरूरी है। देखिए जो मणिपुर का स्ट्रक्चर है, मेरे पास अभी मैप नहीं है बट मैं आपको एक लमसम बताता हूं। तो इसमें एक मुख्य भूमि है जिसको वैली कहते हैं, घाटी, ठीक है, और किनारे पहाड़ी एरिया है, ये सब पहाड़ी एरिया है। ठीक है, अब एक कम्युनिटी है जो कि इस वैली या घाटी में रहती है जिसका नाम है मैतेई, ठीक है, MEITIE, ठीक है, मैतेई यहां पर रहती है घाटी में। और पहाड़ी इलाकों में कौन रहता है, और जो बाकी पहाड़ी एरिया है उसमें एक जाति रहती है जिसका नाम है कुकी, ठीक है, KUKIS यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, कुकीज रहती हैं। अभी हो क्या रहा है कि मैतेई जो है वो कहती है कि हम लोग जो है टोटल पॉपुलेशन हमारी जो है वो 10% लैंड एरिया जो मणिपुर का है उसमें रहती है, और हमारी टोटल 64% पॉपुलेशन यानी कि जितनी टोटल पॉपुलेशन है आपका मणिपुर की, उसकी 64% पॉपुलेशन यानी कि आबादी जो है हमारी है, और 10% में हम लोग लैंड एरिया में रहते हैं। ठीक है, कुकी के लिए ये लोग कहते हैं कि इनके पास 90% एरिया है जो कि हिली एरिया है, ठीक है, और इनकी उसमें केवल 35.4% आबादी रहती है। समझ में आ गया, यानी कि टोटल 100% में से 64% जो आबादी है वो 10% एरिया में रह रही है, और 90% में 34% लोग 35% लोग रह रहे हैं। इनका कहना यह है कि हमारे पास, मैतेई के पास ये भी अधिकार नहीं है कि हम लोग हिली एरिया में जाकर के अपना जमीन खरीद सके। ठीक है, तो ये लोग कहते हैं कि कम से कम हम लोग को एसटी की सूची में शामिल कर दीजिए। इसके लिए इन्होंने कई सारे मार्च वार्च भी निकाले, वहां पर आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला और एक विरोध किया। ठीक है, बात यह है असल में कि 1949 में जब आपका मणिपुर का विलय होता है, मणिपुर संघ का विलय होता है भारत में विलय, ठीक है, तो उस समय मैतेई जो है, ऐसा ये लोग कहते हैं कि हम लोगों को एसटी स्टेटस दिया हुआ था, यानी कि हम लोग जनजातीय मान्यता प्राप्त थे। लेकिन बाद में ये विलय के बाद क्या हुआ, एसटी स्टेटस हम लोग का धीरे धीरे चला गया। अब ये लोग फिर से कह रहे हैं कि हमें एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए और वहां की संस्कृति बचाने के लिए।
ठीक है, हमारे समुदाय की संस्कृति बचाने के लिए। इनका एक कहना और है कि 1951 में जो पॉपुलेशन हमारी 59% थी, आज की डेट में वो 44% के आसपास घट करके हो गई है, तो हम लोग घट भी रहे हैं। विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जो दूसरी समुदाय है, कुकी समुदाय, वो कहता है कि भाई देखिए, मैतेई जो है ना, शुरू से ही, पहले से ही ये लोग पैसे वाले हैं, वर्चस्वशाली हैं, क्योंकि 60 टोटल विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 40 सीट पर किसका अधिकार है? तो ये लोग कहते हैं मैतेई का अधिकार है। ठीक है, किसका अधिकार है? मैतेई का ही अधिकार है। फिर ये लोग कहते हैं कि ये लोग उन्नत समुदाय हैं, यानी कि पूरी तरह से डेवलप्ड एक तरह से हैं, और एसटी में शामिल अगर करोगे तो जो लाभ हमें मिल रहा है 2-4 पैसे का, वो भी हमें नहीं मिलेगा। कुकी ऐसा कहते हैं। फिर ये भी कहते हैं कि मैतेई जो है, उनकी जो आधिकारिक भाषा है मणिपुरी, ठीक है, इसको आप लैंग्वेज के 8वें शेड्यूल में, 8वें अनुसूची में भी शामिल कर रखे हो। ठीक है, अब अभी इनको एससी और ओबीसी का भी जो स्टेटस है वो भी प्रदान है, कि जातियों में जाति, अगर मैतेई में भी जातियां देखी जाए अंदर, तो उसमें या तो एससी है या तो इनको ओबीसी मिला हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से ये अभी ही जो है पूरी तरह से स्ट्रांग है। तो वो चीज़ तो हमें जो है, हमें मिलनी चाहिए, यानी कि वो स्टेटस हमें मिलना चाहिए, हमें घाटी में आके काम करने के लिए अलाउ करना चाहिए। अब इसी बात पे जो है बन ठन गई। हुआ क्या कि जो वहाँ का न्यायालय है, मणिपुर उच्च न्यायालय है, उसने कह दिया कि ठीक है, चलो, मैतेई आदिवासी समूह को अनुसूचित जाति का दर्जा हमने दे दिया, एसटी का दर्जा इन्होंने दे दिया। और इस बात से क्या हो गया, कुकी जो है भड़क गए, और मैतेई को लगा कि हम अपना हक ही तो मांग रहे हैं। तो सबसे पहला ये हुआ कि चूरा चांदपुर एक जगह है, जगह का नाम है चूरा चांदपुर, याद रखेंगे बस, क्योंकि ऐसे पूछ लेगा। चूरा चांदपुर जगह जो है अभी न्यूज़ में थी, चूरा चांदपुर खापुम एक जगह है। तो ये संरक्षित वन क्षेत्र जो है, यहाँ पर कुछ अवैध बस्तियां थी जिसमें अफीम का व्यापार कर रहे थे कुकी लोग, तो इनको जो है 371C के अंतर्गत जो है, सॉरी, यहाँ से इन लोग को निकाला जाने लगा। ठीक है, कौन लोग थे यहाँ पर? कुकी बस्तियां थी। कितनी बस्तियां थी? लगभग 38 बस्तियां थी। तो यहाँ से जब इन लोगों को निकाला जाने लगा, तो इन लोगों ने कहा कि 371C, आर्टिकल 371C ये कहता है कि सर्वेक्षण और निष्कासन का जो प्रशासनिक वो है, उसके अनुसार आप हमको यहाँ से निकाल नहीं सकते। और ये सारा कुछ फिर उसमें जो है बवाल शुरू हुआ, और धीरे धीरे चीज़ें हाथ से बाहर चली गई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैतेई, मतलब अभी मैतेई को एसटी का दर्जा दिया गया, तो इस कारण यहाँ पर जो है टोटल जो भी विरोध हुआ वो इसी कारण से हुआ। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, उससे बूस्ट होते हैं हम लोग। फिर आता है कि दिल्ली हाल ही में जो है एक समिति गठित हुई है, प्राधिकरण गठित हुआ है, इसका नाम है राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण। इसके सदस्यों के नाम पूछे हुए हैं, तो सदस्य का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं बड़े में। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, तो इसको बोलते हैं NCCSA। ठीक है, शॉर्ट में NCCSA, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है क्या? हुआ क्या, देखिए, इसके लिए दिल्ली का इतिहास जानते हैं। पहले आंसर मैं बता देता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को छोड़ करके चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, ये तीनों लोग शामिल होंगे। तो 2, 3, 4 होगा आंसर। ठीक है, आंसर करेक्ट हो गया। आप समझिए दिल्ली का मुद्दा क्या है। दिल्ली जो है वो 69वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आपका स्पेशल स्टेटस पाता है, स्पेशल स्टेटस। ठीक है, एक सेकेंड, स्पेशल स्टेटस यानी कि विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ऐसा क्यों? आप हमेशा सुनते होंगे कि विशेष राज्य का दर्जा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कोई भी ऐसा यूनियन टेरिटरीज ले लीजिए, सपोज करिए कि चंडीगढ़ आपने ले लिया। ठीक है, चंडीगढ़ आपने ले लिया, तो चंडीगढ़ का क्या कोई सीएम है? नहीं है। क्या यहाँ पर विधानसभा है? तो पता चलेगा नहीं है। लेकिन दिल्ली में क्या सीएम है? हाँ है। विधानसभा है? हाँ है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद वहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, और विधानसभा भी होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये स्पेशल स्टेटस जो दिल्ली को मिला है, ये किसकी कमेटी पर मिला है? तो तुरंत नोट डाउन करेंगे हमारे दोस्त, नोट डाउन करेंगे। ये मिला था बालाकृष्णन कमेटी थी, उसकी सिफारिश पे इनको जो है
इस तरह की सुविधाएं, राज्य वाली सुविधाएं मिली कि इसमें चीफ मिनिस्टर भी होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे, स्टेट असेंबली इलेक्शन भी होगा, ये सब कुछ जो है इनको मिलता है। और आर्टिकल जो है इसके लिए वो 239AA, ठीक है, ये मिला। ओके, तो इनको जो है 3 चीजों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। जो इनकी स्टेट असेंबली होती है या जो दिल्ली की असेंबली है, उसमें 3 चीजों पर कानून ये नहीं बना सकते हैं। पहला है, ये पुलिस पर नहीं बना सकते हैं, ठीक है, वहां की पुलिस कहते हैं स्वतंत्र है, तो पहला पुलिस पर नहीं बना सकते हैं। दूसरा, पब्लिक ऑर्डर पर नहीं बना सकते हैं, यानी कि जो भी, तो पब्लिक ऑर्डर जो है वहां का, सार्वजनिक व्यवस्था जो है उसको, और लैंड को, इन तीनों को छोड़कर जो है जो वहां की स्टेट असेंबली है वो किसी भी टॉपिक पर कानून बना सकती है, लेकिन पुलिस पर नहीं बना सकती है। याद रखना है, फिर से मैं बोल रहा हूं, वहां की लोक व्यवस्था पर नहीं बना सकती है, ठीक है, लोक व्यवस्था पर नहीं बना सकती है। और तीसरा है लैंड, यानी कि वहां की जमीन पर नहीं बना सकती है कानून, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, केवल ये 3 पॉइंट है जिस पर वहां की स्टेट असेंबली नहीं बना सकती है, दिल्ली की स्टेट असेंबली कानून नहीं बना सकती है। अभी हुआ क्या, देखिए, हुआ ये कि प्रेसिडेंट, यानी कि सेंटर के द्वारा, ठीक है, सेंटर के द्वारा अपॉइंट होता है यहां पर एलजी, ठीक, जो कि काम करता है प्रेसिडेंट के अंडर में। एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। बाकी हर जगह क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं, लेकिन यहां पर है लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, लेफ्टिनेंट उसकी स्पेलिंग है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां पर। स्टेट का कौन होता है? तो स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक। अभी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर चलाएगा कि गवर्नर चलाएगा, क्योंकि बाकी सारे यूनियन टेरिटरीज में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश जगहें हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, वहां पर जो है गवर्नर चलाता है। लेकिन चूंकि यहां पर सीएम चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है, इसलिए चीफ मिनिस्टर चलाता है। लेकिन अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कि अगर ये दोनों इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएं, जैसे अभी तक जिसकी सरकार थी, लाइक अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पर शीला दीक्षित शासन करती थी, ठीक है। लेकिन अभी पिछले 2-3 बार से किसकी सरकार है? तो आपकी सरकार है, और गवर्नमेंट में कौन है? तो बीजेपी है। तो ये दोनों पार्टीज अलग हो रही हैं, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर आ रहा है, मतलब दोनों लोग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो आप अपनी स्वेच्छा से काम नहीं कर सकते, ना ही एलजी कर सकते हैं और ना ही चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं। अगर एलजी को काम करना है प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सुझाव पर काम करेंगे। तो एलजी कैसे काम करेंगे? तो इनको जो मंत्रिपरिषद है ना, मंत्रिपरिषद जो है वो क्या देगी? सुझाव देगी, और इस सुझाव पर ये काम करेंगे, ठीक। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये चीजें चली जाएंगी प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत बढ़िया टॉपिक है, मतलब इतना इतना बढ़िया टॉपिक है कि आपको मेंस में भी लिखने के काम आ जाएगा। तो ये चीजें फिर चली जाती हैं प्रेसिडेंट के पास कि भाई साहब क्या किया जाए। प्रेसिडेंट से लोग कहते हैं कि अब आप ही बता दीजिए मुर्मू जी कि क्या किया जाए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है कहेगी कि आप पीपीएल पर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना, यानी कि ना आप पुलिस पर बना सकते हो, ना पब्लिक ऑर्डर पर बना सकते हो, ना लैंड पर बना सकते हो, ठीक। लेकिन जब ये चीजें इनके फेवर में नहीं गई, 2015 में ये मैटर चला गया कोर्ट में, और कोर्ट ने 2019 में एक स्प्लिट डिसीजन दे दिया, मतलब वो कोई क्लियर नहीं था, 50-50 वाला चांस हो गया। तो फिर से 5 सदस्यीय एक कमेटी बैठती है, और 2023 में एक डिसीजन आता है। क्या आता है? 2023 में एक डिसीजन आता है, उसके अकॉर्डिंग ये कह दिया जाता है कि दिल्ली की सरकार, ठीक है, सर्विस और पोस्टिंग जो ग्रुप ए ऑफिसर की करती है, ठीक है, वो करती रहेगी। यानी कि इन 3 के अलावा था ये सर्विस पोस्टिंग वाला अधिकार, जो पहले से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर या उनके मंत्रिपरिषद के हाथ में था। लेकिन ये अधिकार जो है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई जैसा जो चल रहा था वो वैसा ही चलेगा। अभी हुआ क्या कि जो आपका केंद्र सरकार है, उसने क्या किया कि एक अध्यादेश ले आए, और अध्यादेश को 6 महीने, अगर सत्र नहीं चलता है तो, और सत्र चलने के 6 हफ्ते के अंदर, यानी कि टोटल 7.5 महीने का टाइम होता है, तो सत्र चलने लगता है तो 1.5 महीने के अंदर उसको पास करना रहता है, मतलब 6 वीक के अंदर में, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि इन्होंने सर्विसेज का कंट्रोल किसको दे दिया? तो एलजी को दे दिया, ठीक है। जैसे ही पास हुआ तो लोकसभा में पता ही है कि बहुमत है, तुरंत से क्या हुआ कि वो सर्विसेज ग्रुप ए ऑफिसर की जो पोस्टिंग और उसकी वो था, ट्रांसफर था, वो जो है दे दिया गया, आपका कंट्रोल एलजी के पास चला गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चला गया। अब इसमें एक कमेटी बना दी गई, यही बनाया गया, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बना दी गई, और इसमें 3 सदस्य रख दिए गए। पहला तो चीफ मिनिस्टर को रख दिया गया, दूसरा रख दिया गया चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली को, CSD में लिख रहा हूं, ठीक है, मुख्य
सलाहकार, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सलाहकार। और तीसरी चीज, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, HHSD मैं लिख दिया हूं, ठीक है, यहां पर इंग्लिश में देख लीजिएगा HHSD और CSD, ठीक है ना। अब आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, बड़ी मजे की बात, कि CSD और HSD ये दोनों जो है ना केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट होते हैं, केंद्र सरकार के आदमी हैं, मतलब इनकी अपॉइंटमेंट जो है कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। अब बताइए कि तीन लोगों में अगर बहुमत की बात आएगी तो फेवर में किसके जाएगा, तो फेवर में जाएगा उन दोनों लोगों के यानी कि केंद्र सरकार के। इसीलिए जो आपका आम आदमी पार्टी या कह लो कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी परेशान यहां पर दिख रही थी। तो यही पूरा मुद्दा है जो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का है, कि जो सिविल सेवक हैं यानी कि ग्रुप ए ऑफिसर हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग धीरे धीरे खिसका करके किसके हाथ में दे दी गई थी, LG के हाथ में दे दी गई, और यहीं से मुद्दा ये आया है, ठीक है। तो अगर आपको इस पर कुछ भी लिखना होगा तो मुझे लगता है कि मैंने काम भर की चीजें आपको बताई हैं जिससे कि आप इसको लिख करके आगे बढ़ सकते हो। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया है। तो निर्वाचन आयोग का पहले आर्टिकल देख लेते हैं। 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग होता है, पार्ट होता है इसका 15, ठीक है। ये दो चीज है। निर्वाचन आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल भी है लेकिन इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि संवैधानिक संस्था है, ठीक, लेकिन आपका इंडिपेंडेंट है, ठीक। आ जाइए, अभी अभी हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है एक है इलेक्शन कमिश्नर, उसने उन्होंने क्या किया है, त्याग पत्र दे दिया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इस समय कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए, तो इसमें 4-5 पार्टी को दिया गया है। कह रहा है कि किसको मान्यता प्रदान की गई है। तो आम आदमी पार्टी जो 2013 में आई थी, ठीक है, सॉरी 2012 में आई थी, आम आदमी पार्टी 2012 में आई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, देखिए पार्टी का नाम हमेशा इंग्लिश में याद करिए, हिंदी माध्यम वालों के लिए विशेष टिप्स है कि पार्टी का नाम आप किस में याद करिए, इंग्लिश में याद करिए। इसका नाम है NCP, ठीक है। ये आप हो गया, ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, ये 1998 में आई थी। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी कि CPIM, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये आई थी आपका 1964 में, ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा। और NCP, जो पार्टी NCP है वो आपका आई है 1999 में आई थी शरद पवार के द्वारा, ठीक। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो आपका तृणमूल कांग्रेस पार्टी को लास्ट ईयर हटा दिया गया है, उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी आ गई है, तो पहला ये हो गया, और NCP को भी हटा दिया गया है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बची हुई है, ठीक है। तो आपका 2 और 4 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, ठीक। अब यहां पर कह रहा है कि टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। आम आदमी पार्टी 2012 में एग्जिस्टेंस में आई थी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में आई थी, उसके पहले जो है ये जो है जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, ठीक। फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में आया था, ये हुयूम आपको पता ही है, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी आई थी 1984 में सुश्री मायावती के द्वारा, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट आई थी 1964 में, और नेशन पीपल्स पार्टी 2013 में आई थी, जिनको बोलते हैं NPP, ठीक है। ये सब करता कौन है, तो 1968 का 1968 का चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन यानी कि रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट जो आपका है, ठीक है ना, ये 1968 का प्रावधान है। इसी के अंतर्गत जो है ये बताया जाता है कि कौन सी पार्टी जो आपका होगा नेशनल पार्टी होगी। तो उसमें भी 3 प्रावधान है, मैं एक बार यहां पर बता देता हूं, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बार खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला है कि लोकसभा या विधानसभा, ठीक है, LSBS में लिख रहा हूं, इसके आम चुनाव में 4 राज्य में जो है 6% सीट ये लोग प्राप्त किए हों, कोई भी पार्टी, उसके साथ साथ लोकसभा में 4 सीट इसको मिली हो। तो पहला प्रावधान यह है कि लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में 4 राज्यों में कम से कम 6% सीट प्राप्त करें, उसके साथ साथ लोकसभा में 4 सीट इनको मिले। तो पहला प्रावधान यह है। दूसरा प्रावधान है
कि लोकसभा में 2% जो है टोटल सीट का इनको मिल जाए। जैसे 550 है तो 11 सीट इनको टोटल मिल जाए, और 3 जो है अलग अलग व्यक्ति चुन करके आए। एक तरह से 3 सांसद इनके होने चाहिए लोकसभा में, अलग अलग राज्य से, अलग राज्य से। ठीक है, इसमें बेसिकली सांसद वर्ड नहीं है, इसमें है कि 3 प्रतिनिधि या 3 प्रत्याशी उस पार्टी के चुन करके आए अलग अलग राज्यों से। ठीक है, और तीसरा इसमें पॉइंट है कि 4 या उससे अधिक राज्य में स्टेट पार्टी का दर्जा हो, राज्य पार्टी का दर्जा हो। तो ये 3 पॉइंट है। इसके अनुसार किसी भी जो पार्टी है उसको हम लोग कहते हैं कि वो जो है आपकी नेशनल पार्टी है। ठीक है, तो इस समय 6 नेशनल पार्टी है जिसका नाम मैंने लिख दिया है। सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जो 1924 में स्टेब्लिश हुई थी, उसको यहां पर निलंबित कर दिया गया है। उसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस को भी हटा दिया गया है उस श्रेणी से। ठीक है, जो कि 1998 में आई थी। चलिए, हाल ही में कॉनरॉड संगमा, तो ये आपको बहुत आसान क्वेश्चन है। मेघालय की जो है दोबारा इन्होंने शपथ लिया है, तो यह आसान प्रश्न है इसका कि मेघालय में जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। अगर मेघालय का स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो ये आपका बांग्लादेश का स्ट्रक्चर है ना, बांग्लादेश का ऐसे स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसे बांग्लादेश ने हाथ फैलाया हुआ है। ठीक है, तो इसी हाथ फैलाने के ऊपर यहां पर मेघालय है। ठीक, और यहां नीचे क्या पड़ता है? त्रिपुरा पड़ता है। ठीक, इस मेघालय में 3 चोटियां पड़ती हैं। आपको नाम देना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है ना, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया, आपको बताना है कि कौन कौन सी जो है चोटियां पड़ती हैं। ये बांग्लादेश है। आइए आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया गया है, तो पूछ रहा है कि इसका विषय क्या था। ठीक है ना, कि व्हाट वाज द थीम ऑफ 17th प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको PBD कहते हैं शॉर्ट में। तो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी जो हैं वो अब से कभी भी प्रवासी भारतीय दिवस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? PBD, और एक बार कहीं स्टार मार्क करके लिख दें कि प्रवासी भारतीय दिवस को क्या कहते हैं। ठीक है, हाँ, एग्जामिनेशन में अगर आप मेंस लिख रहे हो तो फिर PBD नहीं लिख सकते, लेकिन अपना नोट्स मेकिंग में आप PBD ही लिखोगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या था इसका। तो इसका है, पहला ऑप्शन है कि रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग ए न्यू इंडिया, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, रीडिफाइनिंग एंगेजमेंट विद द इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। देखिए, अमृतकाल वाले से जो है डी आप टिक कर सकते हो कि प्रवासी भारतीय दिवस के लिए डायस्पोरा लिखा गया है कि अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है जो प्रवासी होते हैं। ठीक है, तो एक चीज और जान लेते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में कि कब से मनाया जा रहा है। तो जनवरी को, 9 जैन को, जनवरी को। ठीक है, कौन आया था 1915 में? तो जो मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, गांधी बापू जी ना, मोहनदास करमचंद गांधी बापू जी। ठीक है, तो ये जो है भारत में आए थे। कहाँ से आए थे? तो उस समय ये साउथ अफ्रीका में थे, तो वहाँ आए थे भारत में, और तभी से जो है प्रवासी भारतीय दिवस उसी उपलक्ष्य में मतलब शुरू किया गया था, तभी से नहीं, उसी उपलक्ष्य में जो है शुरू किया गया प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि किसकी जो PBD होता है वो कौन रिकमेंड किया। तो कमेटी का नाम है आपका, नोट डाउन करेंगे, LM सिंघवी। इन्होंने जो है PBD के लिए रिकमेंडेशन दी कि PBD ऑब्जर्व्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ LM सिंघवी कमेटी। ये पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। 2003 के आसपास से ये शुरू हुआ है और अभी इसका 17वां संस्करण था। ठीक है, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार जो है इसका थीम था। मुख्य अतिथि थे इसके मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना सहकारी गणराज्य के अध्यक्ष है। ठीक है, आपको बताना है कि गुयाना कहाँ स्थित है, किस कॉन्टिनेंट में है? कॉन्टिनेंट में स्थित है। ठीक है, कॉन्टिनेंट का नाम बताइए कि गुयाना कहाँ स्थित है। विशिष्ट अतिथि थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये सूरी नाम के राष्ट्रपति हैं। तो सूरी नाम की कैपिटल आपको बतानी है कि सूरी नाम की कैपिटल क्या है। ठीक है, चलिए इसका भी बता दीजिएगा आप कि किस कॉन्टिनेंट में है। दोनों आसपास आपको मिल जाना चाहिए। चलिए 11वां प्रश्न में देख लेते हैं। PM जनमन खबरों में था, यह योजना जो है किसके लिए है?
तो मैं बता दे रहा हूँ आदिवासियों के लिए है, लेकिन इसको नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि पीएम जनमन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये खूंटी, झारखंड का एक खूंटी स्थान है, वहाँ से ये स्टार्ट हुई है जहाँ पर बिरसा मुंडा जी पैदा हुए थे। तो मैं लिख करके पूरी चीज़ एक एक बातें बताऊंगा। इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनमन का एक फुल फॉर्म है, ठीक है। आप लोग को अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है ना। जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान कुछ ऐसे करके है, मुझे नहीं एग्जैक्टली याद है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो भी आप मुझे बताइए, अगर कुछ इंप्रूवमेंट करनी है दोस्तों तो भी बताइए आप मुझे, ठीक है। बेहिचक आपके किसी भी कमेंट का स्वागत है, बस वो सुझावपूर्ण और तर्कपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। उसके अतिरिक्त अगर आप के कमेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं अगले लेक्चर में सबसे पहले उस कमेंट पर थोड़ा सा डिस्कशन कर दूंगा। उसके साथ साथ पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले 2 महीने में ये पूरा, या 1.5 महीने के अंदर ही ये पूरी की पूरी करंट अफेयर्स के साथ आगे की जो चीज़ें आई हुई हैं एडवांस पोर्शन, उसको भी कवर कर दिया जाए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।